हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने बात किया था रेंट फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी को हमने डिस्कस किया था। यार मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 45 तक होमवर्क दिया था और क्वेश्चन नंबर जब 45 तक मैंने वापस देखा तो यार उसमें एक पॉइंट रह गया था अपना। तो उसी पॉइंट को लेके मैं आपके सामने वापस आया हूं और वह पॉइंट है आपका इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन ये क्या होता है दोस्त? जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई लोन देता है, क्या देता है? लोन देता है। अब देखिए, लोन किसी भी पर्पज से हो सकता है। लोन किसी भी पर्पज से हो सकता है। अगर कोई लोन देता है और उस लोन का अमाउंट पूरे साल के अंदर उस लोन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा हो, 20,000 से ज्यादा हो, तो पहले अगर मैं कहूं कि लोन का अमाउंट अगर 20,000 तक ही है, अगर सपोज कीजिएगा मेरे यहां पे रमेश भैया काम करते हैं, रमेश भैया को मैंने बोला रमेश को लोन की जरूरत है, उसने कहा सर 15,000 आप मेरे को उधार दे दीजिएगा। मैंने उनको 15,000 रुपीज मैंने उनको उधार दे दिया और उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको 2 महीनों में, 3 महीनों में या मैं किस्तों में आपको वापस रीपे कर दूंगा। मैंने 15,000 पे कर दिया, इनफैक्ट मैंने 19,000 पे कर दिया या मैंने 20,000 पे कर दिया। टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज अप टू 20,000। टोटल लोन अमाउंट इज अप टू 20,000। तो अप टू 20,000 है तो बेटा वो क्या होगा? वह एग्जम्प्ट होगा, उसकी कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। सर ये लोन की टैक्सेबिलिटी क्यों? क्योंकि लोन अगर एम्प्लॉयर ने लोन दिया है, तो एम्प्लॉय से वापस लोन ले लेगा, पैसा ले लेगा, तो फिर यहां पे टैक्सेबिलिटी कैसे हुई? यहां पे बेनिफिट किसका हुआ? यस, तो यहां पे जो बेनिफिट होता है आप समझिएगा बेनिफिट का मतलब क्या। अगर मैं यहां पे कहूं कि हां, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन दे रहा है तो उसके बदले में अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं। एक एम्प्लॉय को सपोज कीजिएगा रामू भैया है, रमेश भैया है, उनको 19,000 रुपए का लोन चाहिए या 20,000 रुपीज का लोन चाहिए। मान लो वो मेरे पास में नहीं आते हैं, वो बैंक में जाते हैं। कहां जाते हैं? बैंक में जाते हैं। बैंक से बोलते हैं कि सर हमको 20,000 का लोन चाहिए। बैंक कहता है ठीक है हम आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। बैंक रमेश भैया को 20,000 का लोन दे देते हैं। बच्चा अब मुझे एक चीज बताइए, बैंक इसके बदले में क्या लेगा? वापस जब रमेश भैया रीपे करेंगे, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में करे चाहे एक साथ में रीपे करे, तो बैंक वापस क्या चार्ज करेगा? प्रिंसिपल अमाउंट तो चार्ज करेगा ही करेगा, साथ में क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो मान लो कि 20,000 पे उन्होंने 10% की रेट से इंटरेस्ट भी दिया एक साल के लिए, तो 2,000 रुपए का उनको इंटरेस्ट लग गया। समझ में आ गया बात? अच्छा, अब ये रमेश भैया मेरे पास में आए और बोले कि सर मेरे को 20,000 का लोन चाहिए, तो मैंने उनको 20,000 दे दिया और जब उन्होंने वापस रीपे किया तो उन्होंने कुछ इंटरेस्ट देने की बात कही, तो मैंने कहा अरे छोड़ यार क्या इंटरेस्ट लेना, वापस मैंने 20,000 ही लिया। तो पहली सिचुएशन जहां पे लोन बैंक से लिया गया था और दूसरी सिचुएशन जहां पे लोन एम्प्लॉयर से लिया गया था, इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है? किसमें एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ? ऑफ कोर्स एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ जब उसने वह लोन लिया। किससे? एम्प्लॉयर से। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर ने उस पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। तो रामू भैया को या रमेश भैया को कितने का फायदा हुआ? 2,000 का फायदा हुआ। और ये 2,000 ही क्या है? ये 2,000 ही टैक्सेबल वैल्यू है। बट ध्यान रहे, अगर लोन 20,000 तक का है, तब उस पर किसी भी तरह की कोई भी टैक्सेबल वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। समझ में आती है बात? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, लोन सपोज कीजिएगा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन दे रहा है और कम रेट से लोन दे रहा है। मान लीजिएगा एक एम्प्लॉयर है, कोई भी XYZ एम्प्लॉयर, रिलायंस कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को क्या कहती है? अपने एम्प्लॉय को बोलती है किसी को भी अगर 5 लाख रुपए तक की जरूरत हो तो वो मुझसे लोन ले सकता है, रिलायंस कंपनी से लोन ले सकता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका रहेगा 2%, ओनली 2% पर एनम। ओके, अब अगर वही लोन, उसी तरह का सिमिलर लोन वो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं, तो वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। एम्प्लॉयर से लिया तो कितना परसेंट? 2%। और SBI बैंक से लेंगे तो कितना परसेंट? 10%। कितने का फायदा, कितने का बेनिफिट?
8% का बेनिफिट। कितने का बेनिफिट? 8% का बेनिफिट। तो ये जो 8% का बेनिफिट है, यह बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है बेटा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, तो ये 8% उनके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आती है बात? यस। तो ये चार्ट बनाया हुआ है, थोड़ा चार्ट, इसमें हम थोड़ा सा क्या देखिएगा, टाइप ऑफ लोन। टाइप ऑफ लोन में यहाँ पे ये चीजें दे रखी। टाइप ऑफ लोन में हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, अदर लोन। हमारे लिए हम इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम रीडिफाइन कर लेते हैं। ये दोनों कॉलम मर्ज हो गए हैं आज की डेट में। अब ये है एनी लोन। क्या है ये? एनी लोन। समझ में आ गया? हाँ जी। अब इसमें एक्सेप्शन, दो चीजें एक्सेप्शन है इसमें। लोन नॉट एक्सीडिंग ₹20,000, लोन नॉट एक्सीडिंग ₹20,000। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर मैं यहां पे बात कहूं, अगर मैं इसको मैं यहां पे बात कहता हूं कि लोन नॉट एक्सीडिंग ₹20,000 इन एग्रीगेट, अगर मैं कहता हूं इन एग्रीगेट, तो अगर कोई ऐसा लोन है जो कि 20,000 तक का ही है, उससे कम का ही है, 20,000 तक का ही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, उसकी कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगी। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर कोई मेडिकल लोन है, अगर कोई क्या है? मेडिकल लोन है, मेडिकल लोन एज पर द रूल 3A। मेडिकल लोन कैसा? मेडिकल लोन एज पर द रूल 3A। मेडिकल लोन क्या होता है बेटा? जहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, किसी को कैंसर हो गया है, या सपोज कीजिएगा किडनी खराब हो गई है, लीवर खराब हो गया है, तो कुछ स्पेसिफिक बीमारी है, इसके अगेंस्ट में अगर यार दुख की घड़ी आई है, तो दुख की घड़ी में भी क्या टैक्स की बातें करेंगे क्या हम? नहीं, ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो अगर कोई मेडिकल लोन लिया हुआ है एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को मेडिकल पर्पज के लिए, और कौन से मेडिकल पर्पज के लिए? रूल 3A के अंदर जो मेंशन किया हुआ है, रूल 3A के अंदर है ना, डीडी, दिल दहलाने वाली बीमारियां हैं, उनको मेंशन किया गया है। किसी को खांसी जुकाम हुआ, और आज की डेट में तो खांसी जुकाम बड़ी बीमारी भैया, कोरोना चल रहा है, लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, किसी का छींक आई, और उसने अपने एम्प्लॉयर को बोला सर छींक आई है, मुझे दिखाना है और मुझे लोन चाहिए 2 लाख रुपए का तो फिर वो यहां पे नहीं आएगा, उसका एक्सेप्शन, उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो कोई भी लोन अगर आपने एम्प्लॉय से लिया है, कोई भी लोन अगर आपने एम्प्लॉयर से लिया है, और वह लोन क्या है? या तो 20,000 से ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा है, और मेडिकल पर्पज के लिए नहीं है, तभी वो टैक्सेबल होगा, नहीं तो टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, वो टैक्सेबल कैसे होगा भैया? तो आप ये देखें कि एक्चुअल में एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कितना बेनिफिट मिल रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि कितना इंटरेस्ट एम्प्लॉयर कम चार्ज कर रहा है, कितना इंटरेस्ट एम्प्लॉयर कम चार्ज कर रहा है। जितना इंटरेस्ट एम्प्लॉयर कम चार्ज कर रहा है, यानी वह उतना बेनिफिट अपनी तरफ से किसको दे रहा है? एम्प्लॉय को दे रहा है। जितना इंटरेस्ट एम्प्लॉयर कम चार्ज कर रहा है, उतना इंटरेस्ट का बेनिफिट एम्प्लॉयर अपनी तरफ से किसको दे रहा है? एम्प्लॉय को दे रहा है, और वही बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, इसको कैलकुलेट करने का एक स्पेशल तरीका है। यहां पे जो कैलकुलेशन होगी, यहां कैलकुलेशन मंथली होगी। यहां पे कैलकुलेशन कैसी होगी? मंथली होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिएगा कि एम्प्लॉयर ने क्या किया? 10 लाख रुपए का लोन लिया है। अपने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयर से कितने का लोन लिया? 10 लाख रुपए का लोन लिया है, और उसका रीपेमेंट वो बोला सर हर महीने, मान लेते हैं अप्रैल के महीने में उसने लोन लिया। अप्रैल के महीने में एम्प्लॉय ने क्या लिया? लोन लिया। चलिए इसका एक अंडरस्टैंडिंग, पहले मैं एग्जांपल के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करता हूं। सपोज कीजिएगा मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड एंड ही टेकन ए लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन 20/4/2019। अप्रैल के महीने में उसने लोन लिया है एट द रेट ऑफ 4%। एट द रेट ऑफ 4%। कितने परसेंट में लोन लिया? 4% में लोन लिया। बट एसबीआई रेट इज 10%। एसबीआई की रेट कितनी है? 10%। अब देखिए, एम्प्लॉयर से किस रेट में लोन लिया? 4% में। एसबीआई की बैंक लोन की रेट कितनी है उसी तरह के लोन की? 10%। कितने का बेनिफिट? 6% का बेनिफिट। एंड लोन वॉज रीपेड ऑन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2 लाख ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 10/7/2019। समझिएगा, लोन लिया कब है? कौन से महीने में लोन लिया? अप्रैल के महीने में लोन लिया।
रीपेमेंट कब से हो रहा है? रीपेमेंट हो रहा है जुलाई के महीने से। रीपेमेंट हो रहा है जुलाई के महीने से। अब यहां पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी ना, वह इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मंथली बैलेंस पे होगी। मंथली बैलेंस कैसे सर? समझ में नहीं आया। समझा रहा हूं ना बेटा। लोन कब लिया? अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में यानी देखो 20/4/2000, अगर मैं बात कहता हूं 20/4/2019, 20/4/2019 में लोन लिया है आपने। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो मुझे बताओ अप्रैल के महीने में अप्रैल का लास्ट डे कौन सा होता है? 30 अप्रैल। तो आप देखो 30 अप्रैल के दिन कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? 10 लाख। कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? 10 लाख, क्योंकि रीपेमेंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी मुझे एक चीज बताइए कि आपको फायदा कितने का हो रहा है? 6% का फायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है? 6% का फायदा हो रहा है, क्योंकि 10% एसबीआई की रेट थी, 4% एम्प्लॉयर खुद चार्ज करता है, तो फायदा कितने का हुआ? 6% का हुआ। तो अब यह 6% के रेट से इंटरेस्ट निकाला जाएगा किस अमाउंट पे? वह अमाउंट जो ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है। ईयर के एंड में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? 10 लाख पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो इस 10 लाख पे 6% के हिसाब से पूरे महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। पूरे महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अरे हां, भले ही वो 20 तारीख को उसने लोन लिया है, भले ही उसने 20 तारीख को लोन लिया है, लेकिन पूरे महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। पार्ट ऑफ मंथ को इग्नोर कर देंगे। पार्ट ऑफ मंथ को इग्नोर कर देंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? तो अप्रैल के महीने के एंड में देखिए आउटस्टैंडिंग कितना है। अप्रैल के महीने के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है? 10 लाख है। तो 10 लाख पे 6% के हिसाब से एक महीने का इंटरेस्ट। तो इसका बेनिफिट कैसे हुआ? देखो अप्रैल के महीने में अप्रैल, अरे एक एक करके करो ना भैया। अप्रैल, ये अप्रैल का महीना हो गया। अप्रैल के महीने का बेनिफिट, उसके अप्रैल के महीने के एंड में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था? 10 लाख। ये 6%, एक महीने का इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये समझ में आ गया। और वो कितना होता है आपका? 5000। ये 5000, दिस इज कॉल्ड द 5000। हाँ जी। अच्छा, फिर मई में आए तो मई में भी क्या हुआ? सेम। तो मई का भी, क्योंकि भाई तो देखो रीपेमेंट कब से हो रहा है? जुलाई के महीने से हो रहा है। रीपेमेंट कब से हो रहा है? जुलाई के महीने से हो रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने की अगर मैं बात कहता हूं तो 3 महीने के हर महीने के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है? 10 लाख ही तो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि आपने कोई रीपे तो किया ही नहीं है। तो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, इनकी कैलकुलेशन एज इट इज ये 5,000 होगी। समझ में आया आपको बात? तो सर हम ये अलग अलग क्यों निकाला? एक साथ भी निकाल दे क्या? नहीं, अपने को कैलकुलेशन अलग अलग ही दिखानी है। टैक्स में इसी तरह बोला गया है कि अलग अलग ही कैलकुलेशन दिखानी है, तो अपने को अपनी स्मार्टनेस यहां पे नहीं लगानी। समझ में आ गई बात? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब जुलाई महीना आया तो देखो 10 जुलाई को आपने कितना पे कर दिया? 2 लाख का पेमेंट कर दिया। तो अब जुलाई के महीने के एंड में, यानी जुलाई का महीना एंड कब होता है? 31 जुलाई। जुलाई के शुरुआत में 10 लाख का आपका आउटस्टैंडिंग का बैलेंस था। 10 तारीख को आपने कितना पे कर दिया? 2 लाख पे कर दिया। तो 10 में से 2 चले गए तो पीछे कितने बचे? 8 लाख बचे। तो बेटा जुलाई के एंड में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? 8 लाख आउटस्टैंडिंग है। 8 लाख। तो जुलाई के महीने का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 8 लाख पे निकलेगा। जुलाई के महीने का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 8 लाख पे निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको बात? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। जुलाई के महीने पर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितने पे निकलेगा आपका? 8 लाख पे निकलेगा। और 8 लाख का ये कितना परसेंट? ये 6%। और ये कितना हो गया? 4 लाख। समझ में आया आपको? तो सर इसमें जुलाई में तो पहले 10 दिन पेमेंट कब हुआ? रीपेमेंट कब हुआ? 10 तारीख को। तो पहले 10 दिन तो सर 10 लाख रहा ना। पहले 10 दिन तो आउटस्टैंडिंग 10 लाख रहा, और बाद के जो 21 दिन थे उसमें आउटस्टैंडिंग कितना रहा आपका? 8 लाख रहा। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उसमें टैक्स में स्पेशली दिया हुआ है कि लास्ट डे ऑफ मंथ को आप देखें आउटस्टैंडिंग कितना था, और उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, लास्ट डे ऑफ मंथ के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आप इंटरेस्ट लगा दीजिए उस पूरे महीने का। आपको देखना ही नहीं है उसमें आगे पीछे और कुछ नहीं देखना है। अगर महीने के एंड में आउटस्टैंडिंग है, तो उस पे, उस बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाओ। अगर महीने के एंड में कोई आउटस्टैंडिंग है ही नहीं तो उस पे कोई बैलेंस लगेगा ही नहीं, इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। समझ में आ रही है आपको ये बात? इस तरह अगस्त में भी क्या हुआ? अगस्त में 6 लाख पे इंटरेस्ट हुआ, सितंबर में आपका 4 लाख पे इंटरेस्ट हुआ, अक्टूबर में आपका कितने पे इंटरेस्ट हुआ? 2 लाख पे इंटरेस्ट निकला। नवंबर में 10 नवंबर को उन्होंने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया।
देखिए 5 इंस्टॉलमेंट होगी ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 10 नवंबर को उन्होंने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो बताओ 30 नवंबर को कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 30 नवंबर को कितना आउटस्टैंडिंग रहा? अरे आउटस्टैंडिंग 30 नवंबर को है ही नहीं। भले ही 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक, वो 10 दिन तक, 1 नवंबर से 10 नवंबर तक, 10 दिन तक हमारा 2 लाख का आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा। लेकिन बेटा जी वो तो अगेन देखना ही नहीं है। अपने को क्या देखना है? अपने को देखना है कि उस महीने के एंड में, यानी नवंबर के महीने के एंड में 30 नवंबर को कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा। 30 नवंबर को बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या है? 0। तो नो इंटरेस्ट मेरे हीरो। समझ में आ रहा है ये बात? तो ये देखेंगे तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा लास्ट जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो अक्टूबर महीने का ही होगा। और अक्टूबर, और इस तरह देखेगा ये जो सारा है टोटल हमने हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और ये 25,000 रुपया आ गया। ये 25,000 रुपया एक तरह से क्या है बेटा? ये 25,000 रुपया एक तरह से क्या है ये? हाँ जी, ये 25,000 रुपया जो आपको समझ में आया होगा, ये 25,000 रुपया, दिस 25,000 इज, अरे यार ये ज़्यादा हो गया, दिस 25,000 इज, हाँ जी, ये 25,000 है आपका वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स। ये है आपका वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स। समझ में आया आपको ये बात? चलिए, अगर ये बात समझ में आती है तो मैं आपको वापस चले चलता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं, अब जो ऊपर लिखा हुआ उसको समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको आपको अलग से बनाना है। ये चार्ट आपको बनाना है। किसी भी तरह का लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो, वह लोन की टैक्सेबिलिटी है। 2 तरह के लोन एक्सेप्शंस होंगे। 2 तरह के लोन पे आपका टैक्स नहीं लगेगा, यानी 2 तरह के लोन के लिए किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। पहला लोन मेडिकल लोन, दिल दहलाने वाली बीमारियों का लोन है। वह लोन अगर उसके लिए आपने लोन लिया है तो कोई बात नहीं बेटा, दुख की घड़ी है, इनकम टैक्स वाले आपसे किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। अगर आपका लोन चुन्नू मुन्नू सा है, यानी चुन्नू मुन्नू का मतलब है 20,000 से कम है, 20,000 तक है, तो उस पर भी कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। इसके अलावा कोई भी लोन है, यानी 20,000 से ज्यादा लोन है, 20,000 रुपए से ज्यादा लोन है और मेडिकल के लिए लोन नहीं है, तो एंटायर अमाउंट पे, ऐसा नहीं कि 20,000 तक एग्जेम्प्ट है, एंटायर अमाउंट पे हमें मंथली, महीने के एंड के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे मंथली इंटरेस्ट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट का अपने को बेनिफिट हो रहा है वो कैलकुलेशन करना है। और उसके हिसाब से हमें मंथली टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। मंथली जो बेनिफिट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है और इस तरह से उसकी टैक्सेबिलिटी कर देनी है। समझ में आया आप लोगों को? इस तरह से उसकी टैक्सेबिलिटी कर देनी है। होप यू अंडरस्टूड। अब देखो, अगर मैं यहां पे आपको कहूं, इफ आई एम टॉकिंग यू, अगर यहां, अरे भैया क्या है, यस, चलिए। सो यहां पे हमने क्या बेटा, टैक्सेबल फॉर द बोथ स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड। चलिए ये तो ठीक है, सबके लिए टैक्सेबल है। ये जो पैरा है ना, ये पैरा ये यहां से हट जाएगा, ये यहां से, ये जो लाइन है ना, ये लाइन हट जाएगी। हाँ जी, ये लाइन यहां से हट जाएगी। एनी, ये क्या है, एनी लोन हो जाएगा, टैक्सेबल फॉर बोथ, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लाइन भी आप, ये पैरा भी आप चाहो तो हटा सकते हो, ये पैरा भी आप चाहो तो हटा सकते हो। समझ में आ गया चीज़? चलिए ओके, उसके बाद में ये एक्सेप्शंस रहेगा ही रहेगा और ये पूरा पैरा आएगा। ये पूरा पैरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आएगा। अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ, हाँ जी, इफ इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर इज इक्वल टू और हायर देन द एसबीआई रेट, इट इज नॉट ए टैक्सेबल परक्यूजिट। सही बात है यार, एसबीआई की रेट 10% है और आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो 12%। साला आप उससे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। या एसबीआई की रेट है 10% और आप भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो 10%, तो आपका बेनिफिट क्या हुआ भाई? एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट लेने का बेनिफिट हुआ क्या? नहीं हुआ, तो कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। इफ इंटरेस्ट, ये क्या है आपका, इफ इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर इज लोअर देन द एसबीआई रेट, इंटरेस्ट एट एसबीआई रेट on maximum outstanding balance less interest paid by employee on that loan। यानी कि वही 4% पे लोन लिया, 10% का है, 4% पे लोन लिया, एसबीआई का रेट 10% है, तो 6% से टैक्सेबल हो जाएगा। होप यू आपको समझ में आया होगा। और इस मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग का बैलेंस का मतलब होता है, बैलेंस मींस the aggregate outstanding balance for each loan at the last day of each month। इस पैरे को बेटा अच्छे से पढ़ लेना एक बार।
इस पैरे को बना के वापस भेजना मुझको, ये दोनों एक हो जाएंगे, एक्सेप्ट ये इसमें सेकंड में क्या रहेगा, सिर्फ ये दो चीज रहेगी और ये पूरा यूं का यूं रहेगा। तो ये पैरा आप बना के वापस मेरे को भेजना। इस तरह आपका ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन वाला पॉइंट कंप्लीट होता है और यहां तक आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखिए तो परक्विजिट्स आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट परक्विजिट्स हो गया, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल एग्जेम्प्ट हो गया, उसके बाद में पार्टली हो गया और क्लैपिंग करें, आज हमारा फुल्ली एग्जेम्प्ट भी फुल्ली टैक्सेबल भी हो गया। क्या हो गया? फुल्ली टैक्सेबल भी हो गया। अब ये आरती का समय हो गया, मैं जा रहा हूं आरती करने के लिए। ये देखिएगा ये सारे क्वेश्चंस अब आप कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बेटा जी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में अब देखिए नेक्स्ट आपका परक्विजिट्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट्स हम पहले ही कर चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट्स हम पहले ही कर चुके हैं, याद करो वो दिन हमने जिस दिन ये किया था। उसके बाद में आपका क्या था, ये आपका लास्ट है। उसके बाद में देखिए ये सारे आप कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 46 तक आप कर पाएंगे। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 भी आप कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 48 भी आप कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर, ध्यान रहे। तो अब आपका क्लैपिंग फॉर यू गाइस, आज की डेट में आपका परक्विजिट्स भी समाप्त होता है, परक्विजिट्स भी फिनिश होता है। यस मेरे दोस्त, परक्विजिट फिनिश। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड की तरफ। कब बढ़ेंगे? प्रोविडेंट फंड की तरफ। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 45 तक नहीं है, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 48 तक। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 48 तक। समझ में आ रहा है जी? आपको समझ में आ रहा है? ये ओहो ये क्या हो रहा है उल्टा सीधा? हाँ जी, आपका होमवर्क जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 48 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 तक सारा क्वेश्चंस करें, प्लीज सारे क्वेश्चंस करें क्वेश्चन नंबर 48 तक। मैं कल की डेट में, यानी संडे है, कल संडे है, मैं कल की डेट में कोई भी क्लास टैक्स की अपलोड नहीं कर रहा हूं। तो ध्यान रहे, कल की डेट में मैं टैक्स की कोई भी क्लास अपलोड नहीं कर रहा हूं बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 48 तक कल शाम तक एक बार पूरा क्वेश्चन नंबर 48 तक कर लें। आपको जो नेक्स्ट क्लास में दूंगा वो मंडे मॉर्निंग को दूंगा और कल मैं आपको अकाउंट्स की पहली क्लास दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक नया चैप्टर लूंगा, उसकी क्लास में अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अब आपके पास में बहुत सारा होमवर्क है, इस पूरे होमवर्क को पूरी शिद्दत के साथ करें बेटा, और करने के बाद हम देखेंगे कि कितना हमको आता है, कितना हमको नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।